हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़ से। आज हम कक्षा 10 के धातु अधातु पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। धातु अधातु पाठ के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है धातुओं के रासायनिक गुण। इससे पहले कि हम धातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करें, हमें ये पता होना चाहिए कि धातुएं रासायनिक रूप से कहाँ अभिक्रिया करती है। हमारे दैनिक जीवन में धातुएं कहाँ रासायनिक रूप से व्यवहार कर रही हैं। देखिए, हम बहुत सारे बर्तन इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल के रूप में धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, और पुल देखते हैं, वाहन देखते हैं, सब किससे बने हुए हैं? धातुओं से बने हुए हैं। और ये धातुएं किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया करेंगी, किसके साथ कैसे अभिक्रिया करेंगी, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि धातुएं किस किस के साथ अभिक्रिया करती हैं। हमारे इस अध्याय में 6 ऐसे कारक दे रखे हैं जिनके साथ धातुओं की अभिक्रिया का वर्णन किया गया है। वो 6 कारक कौन कौन से हैं, आइए एक बार उन पे नजर डालते हैं। पहला कारक है ऑक्सीजन के साथ, कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी। इसके बाद दूसरा हमारा कारक रहेगा जल के साथ अभिक्रिया, तीसरा कारक रहेगा अम्ल के साथ अभिक्रिया, चौथा कारक है धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, पांचवा कारक है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, और छठा और अंतिम कारक रहेगा हमारा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो इनको हम एक एक करके अध्ययन के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो हम पहला लेते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। आइए, पहला है हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। देखिए, धातुएं जो होती है वो सभी धातुएं तो एक समान क्रियाशील नहीं होती। सभी धातुएं एक रूप से एक समान रिएक्टिव नहीं है, एक जैसे अभिक्रिया नहीं करती। कुछ धातुएं ऐसी है जो बहुत जल्दी से अभिक्रिया दे देती है, कुछ धातुएं ऐसी है कि जो अभिक्रिया तो करती है पर उनको समय या कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, और कुछ धातुएं ऐसी होती है चाहे उनको कैसी भी परिस्थितियां दे दो वो अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसके आधार पे हम धातुओं को 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। किसके आधार पे? उनकी क्रियाशीलता के आधार पे। ठीक है, एक बार हम पहले उसको देख लेते हैं कि अभिक्रियाशीलता के आधार पे धातुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, एक बार मैं यहां पे बता देता हूं, धातुओं के प्रकार किसके आधार पे है? ये अभिक्रियाशीलता के आधार पर। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुएं कितने प्रकार की होंगी? 3 प्रकार की। नंबर 1 अतिक्रियाशील। अतिक्रियाशील धातुएं होंगी एक। तो अतिक्रियाशील में कौन कौन से उदाहरण आ जाएंगे? अतिक्रियाशील के अंदर जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये इसके उदाहरण रहेंगे। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। और भी हो सकते हैं, 2-3 उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं आपको। दूसरा जो है हमारे पास मध्यम दर से अभिक्रिया करने वाली धातुएं, जो मध्यम दर से अर्थात मॉडरेट रेट से जो अभिक्रिया करती है, मध्यम दर से अभिक्रिया करने वाली, मध्यम दर से अभिक्रिया करने वाली, उसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? इनमें वो धातुएं आएंगी जो अभिक्रिया तो करेंगी लेकिन विशेष परिस्थितियों में करेंगी। जैसे उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, एल्यूमिनियम इसी प्रकार से अभिक्रिया करेगा, जिंक इसी प्रकार से अभिक्रिया करेगा, आयरन इसी प्रकार से अभिक्रिया करेगा।
और तीसरा जो प्रकार रहेगा इसमें वो धातु है जो अभिक्रिया ही नहीं करेंगी, बहुत कम नाम मात्र के लिए, तो हम उनको यही कह देते हैं कि वो अभिक्रिया नहीं करती। जैसे वो कहलाएगी अक्रियाशील में आ जाएगी, अक्रियाशील धातु। और अक्रियाशील धातु कौन सी होती है? देखिए, अक्रियाशील धातुएं वो होंगी जो क्रिया नहीं करेंगी। जैसे गोल्ड है, Au, Ag, प्लेटिनम होता है, ये ऐसी धातुएं हैं जो अभिक्रिया नहीं करती। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे घर के अंदर जो हम ज्वेलरी देखते हैं, आभूषण देखते हैं, वो सोने चांदी के ही क्यों बने होते हैं? वो इसी गुण के कारण बने होते हैं कि जो सोना है, चांदी है या प्लेटिनम है, ये बहुत महंगे भी है, इसी वजह से कि क्रिया नहीं करती, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। ये ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी, ना जल से, ना ही आसानी से अम्लों के साथ अभिक्रिया देंगी, धातु लवणों के साथ, क्लोरीन, हाइड्रोजन, किसी के साथ इनकी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसलिए ये महंगे भी है और इनके हम आभूषण बना के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक था कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातुएं क्या बनाएंगी। देखिए, आप एक छोटा सा वाक्य है ये, इसको आप ध्यान में रखिए कि धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, ऑक्सीजन लिख दिया मैंने, धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। बिल्कुल एक छोटा सा वाक्य कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और क्या बनाएंगी? धातु का ऑक्साइड बनाएंगे। चलिए, एक चीज यहां पे नई आई है हमारे लिए, वो आई है ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है? तो इसको हम अभी यहीं पे कुछ समय के लिए छोड़ते हैं और हम पहले अध्ययन करते हैं कि ऑक्साइड क्या होता है। जब हमें ऑक्साइड के बारे में पता चलेगा तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे। तो आइए ऑक्साइड के बारे में जानें। ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होते हैं? देखो, ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो। कोई भी तत्व जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए ये तत्व है मेरे पास कोई, और ये ऑक्सीजन आई, इससे जुड़ गई, इसका मतलब क्या हो गया? ये बन गया ऑक्साइड, उस तत्व का ऑक्साइड। ठीक है, तो सिंपल सा आपको क्या याद रखना है कि कोई भी तत्व जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो, कोई भी तत्व जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड बोलेंगे। जरूरी नहीं है तत्व, कोई भी पदार्थ भी हो सकता है जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, वो उसका ऑक्साइड बन जाए। ठीक है, अच्छा, ऑक्साइड के फिर हम प्रकार के बारे में बात करते हैं कि ऑक्साइड के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं, कितने प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। देखिए, ऑक्साइड जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड के प्रकार हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऑक्साइड के प्रकार। तो वो 4 होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। दूसरा हमारे पास रहेगा क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, तीसरा रहेगा हमारे पास उभयधर्मी ऑक्साइड। याद रखिए, उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड। और चौथा जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा उदासीन ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड। तो कितने प्रकार के ऑक्साइड हो गए? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से हो गए? अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड। इन चारों का हम पहले मतलब समझ ले कि अम्लीय ऑक्साइड कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा कि अम्लीय है, क्षारीय ऑक्साइड क्या होगा, उभयधर्मी क्या होगा, उदासीन क्या होगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड
कौन से होंगे? अम्लीय ऑक्साइड वो होंगे जिनको हम जल में मिला दें और अम्लों का निर्माण कर दें, अम्ल बना दे जल में मिलके। ठीक है, तो हम किस में मिला दें उसको? जल में। क्या बना देंगे वो? अम्ल। क्या देंगे हमें लास्ट में? अम्ल देंगे, वो अम्लीय ऑक्साइड होंगे। ठीक है, दूसरे क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड कौन से होंगे? वो ऑक्साइड होंगे जब हम उनको जल में मिलाएंगे तो क्या दे देंगे वो हमें? क्षार देंगे। क्षार मतलब बेस, बेस देंगे। और उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड वो होंगे जो अम्ल की तरह भी व्यवहार कर दे और क्षार की तरह व्यवहार भी करते हैं, अर्थात इन दोनों का मिला जुला रूप। अम्लीय ऑक्साइड की तरह भी व्यवहार करते हैं वो और क्षारीय ऑक्साइड की तरह भी व्यवहार कर दे, जैसी परिस्थिति हो वैसा व्यवहार कर दे, उसको हम बोलते हैं क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होंगे? वो होंगे जो अम्ल की तरह अम्लीय भी हो प्रकृति के अंदर, वह क्षारीय भी हो प्रकृति के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास उदासीन ऑक्साइड। उदासीन आपने पढ़ा है पहले, उदासीन नाम क्या है? उदासीन, उदासीन का मतलब न्यूट्रल कर देना, न्यूट्रलाइजेशन, अर्थात ना अम्ल रहना ना क्षार रहना, क्या बना देना? लवण और जल बना देना, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी अम्ल को किसी क्षार में मिलाते हैं तो लवण और जल बन जाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। चलिए, तो उदासीनीकरण में क्या होगा? उदासीनीकरण में जो है वो न तो अम्ल रहेगा, न अम्ल का व्यवहार दिखाएगा और न ही क्षारीय होगा, ना क्षारीय गुण दिखाएगा। तो ना अम्लीय और ना क्षारीय, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम उदासीन ऑक्साइड, ना अम्लीय और ना क्षारीय। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ऑक्साइड है वो कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। अम्लीय ऑक्साइड जो अम्ल दे दे जल के साथ, क्षारीय ऑक्साइड जो क्षार दे दे, उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों का व्यवहार दिखा दे, उदासीन जो ना अम्ल बने ना क्षार बने, अर्थात किसी का व्यवहार ना दिखाए, उसको हम क्या बोलेंगे? उदासीन ऑक्साइड बोलेंगे। चलिए, तो ये एक ऑक्साइड के बारे में थोड़ा हमें जानना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चला कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातुओं का ऑक्साइड बना रहे थे। अब वो ऑक्साइड किस प्रकार का था? तो अब हमें ये पता चल गया क्योंकि 4 प्रकार के ऑक्साइड है, तो धातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कौन सा ऑक्साइड बनाएंगे? क्षारीय रहेगी। क्षारीय अर्थात मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन then they form metallic oxide which is basic in nature, अर्थात क्षारीय प्रकृति का ऑक्साइड बनाएंगी धातु। ठीक है, चलिए अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, कुछ उदाहरण के रूप में। उदाहरण देखिए, सबसे पहले जो सबसे अति क्रियाशील धातु, मैंने बताया था कि धातुएं 3 प्रकार की, अति क्रियाशील, मध्यम दर से अभिक्रियाशील और अक्रियाशील। तो सबसे पहले हम अति क्रियाशील का उदाहरण लेते हैं। अति क्रियाशील में मैंने धातु लिया है सोडियम, ठीक है, इसको अभिक्रिया करवा देंगे ऑक्सीजन के साथ। तो जब हम सोडियम धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O। इसको हम क्या कर देंगे? संतुलित कर देंगे। ठीक है, संतुलित करने के लिए यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये संतुलित भी हो गई। और जब ये सोडियम इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड, जो ऊपर लिखा हुआ है कि उस धातु का क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये सोडियम ऑक्साइड बन गया है। अब हम उसके उस वाले व्यवहार पे आते हैं कि ये क्षारीय कैसे है। तो अगर आपको क्षारीय का इसका पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? जल में डाल के देखना पड़ेगा। आप जल में डाल लीजिए इसको, देखो क्या बनता है। ये हमारे पास Na2O है, सोडियम ऑक्साइड, इसको हम जल के साथ मिला रहे हैं। यहाँ पे ये मिला दिया, ले लिया जल,
और जल के साथ हम इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, NaOH वो बन जाएगा। संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, Na2O वाटर के साथ अभिक्रिया की जल के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है एक क्षार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा जो कि क्या है, एक क्षार। तो फिर अब क्षार बन गया जल के साथ मिला के, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। आगे ना देखो बिल्कुल साफ साफ। अब भी आपको अगर डाउट है कि ये क्षार है कि नहीं, क्षार है कि नहीं, अगर डाउट है माइंड में, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा है, कई मेथड जो हमने पढ़े अम्ल को क्षार को चेक करने के पहले अध्याय के अंदर, जिसमें हमने अम्ल क्षार लवण के बारे में पढ़ा था, उस अध्याय में देखें तो हम ब्लू लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन, इनसे हम चेक कर सकते हैं, पीएच से चेक कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो लाल लिटमस पेपर ले लेंगे, लाल लिटमस पेपर से NaOH जो हमारा बना है उसके कुछ ड्रॉप डाल देंगे, जब उसके ऊपर कुछ बूंदे डालेंगे तो उस लाल लिटमस का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और लाल लिटमस का रंग नीला कौन करता है, क्षार करते हैं। तो यहाँ पर इसकी क्षारीय प्रकृति का भी हमें वहां पूरा अवलोकन हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद हम और भी उदाहरण लेते हैं। पहला हमारा सोडियम के साथ था, दूसरा मैं पोटाशियम धातु लेता हूं जो अति क्रियाशील है। पोटाशियम धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया तो K2O पोटाशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसको संतुलित कर लेंगे हम, संतुलित किया 4 आ जाएगा। पोटाशियम अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बना देगा, पोटाशियम ऑक्साइड बना देगा। कैसी प्रकृति होगी, क्षारीय, क्षारीय प्रकृति होगी। वैसे जैसे इसको चेक किया था इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो वो धातु है जो अति क्रियाशील है, अति क्रियाशील, इतनी क्रियाशील है ये। हम इनको अति क्यों बोल रहे हैं, इसलिए अति का मतलब बहुत ज्यादा, और हम इसलिए बोल रहे हैं इनको अति क्रियाशील क्योंकि जैसे सोडियम धातु है, सोडियम अगर आप लैब में जाके चेक करोगे और वहां पे अगर सोडियम उपलब्ध है तो वो सोडियम को बोतल रहेगी, बोतल के अंदर केरोसिन रहेगा, केरोसिन में डुबो के रखें। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाएगा, क्यों, अति क्रियाशील होने की वजह से। इतनी ज्यादा क्रियाशील है कि सोडियम को जैसे ही हम उस केरोसिन या मिट्टी के तेल से बाहर निकालते हैं तुरंत सुलगने लगता है। ध्यान रखिए आपको हाथ से पकड़ के नहीं निकालना है, आप कोई भी चिमटी या किसी और उपकरण की सहायता से उसको पकड़ के अंदर से मिट्टी के तेल के अंदर से निकालेंगे और बाहर उसको पेट्री डिश में रखेंगे, छोड़ देंगे तो आप देखेंगे उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। वो धुआं क्यों निकल रहा है, क्योंकि उसके चारों ओर ऑक्सीजन उपलब्ध है और सोडियम उस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। इसी प्रकार से पोटेशियम को भी मिट्टी के तेल में या केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है, उसको भी जब बाहर निकालते हैं तो वो भी सुलगने लगता है, उसमें से भी धुआं निकलने लगता है और पोटेशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होने लगता है। तो इनको हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को मिट्टी के तेल अर्थात केरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो आप इसका क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं अति क्रियाशील धातुएं हैं, और ये जब सोडियम पोटेशियम धातुएं मिट्टी के तेल के अंदर होती है वहां ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होती है, तो वहां ये सुरक्षित होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको बाहर निकालते हैं इनको ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलते ही उसके साथ ही अभिक्रिया करने लगती है, अति क्रियाशील होने की वजह से क्रिया करने लगती है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये उनके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। आपको वहां पे अगर अभिक्रिया देनी होगी तो आप ये वाली अभिक्रिया दे सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हमारा अति क्रियाशील धातु हो गया। अब हम जरा उन धातुओं के बारे में आते हैं जो थोड़ी सी कम क्रियाशील है, इनकी तरह बहुत ज्यादा क्रियाशील नहीं है, मध्यम दर से अभिक्रिया करने वाली जो धातु है वो लेते हैं। चलिए
देखिए मैग्नीशियम धातु है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम मैग्नीशियम की तार को रख दें, रिबन को, जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाहर निकाल के रख दें, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन यदि हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दें, जलाने पर, ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, जलाने पर अगर हमने उसको जला दिया तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जाएगी और क्या बनाएगी, वही बनाएगी धातु का ऑक्साइड। तो चलिए कैसे बनाएगी देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बना दिया, इसको संतुलित कर लेंगे हम, ये संतुलित हो गई है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन कब बनाएगा, जलाने पर, जब हम उसको जलाएंगे तब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। इसी प्रकार से हम दूसरे उदाहरण में इसमें ले सकते हैं। एल्यूमिनियम लिया, मान लीजिए हमने एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो भी उसका ऑक्साइड बनाएगा, Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन वो करेगा। समीकरण को संतुलित कर देंगे, यहाँ पे हम, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4Al3O2 अभिक्रिया करके Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्साइड बना है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बना है, इसको अभी तक तो हमने पढ़ा था कि क्षारीय ऑक्साइड बना रहे थे सारे। इवन मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये भी क्षारीय ऑक्साइड बना रहा था। लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कैसा ऑक्साइड बनता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। याद रखिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम की तरह जिंक जो होगा, जिंक Zn, वो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ZnO बनाता है। संतुलित कर देंगे अभिक्रिया को तो जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये जिंक ऑक्साइड भी क्षारीय और अम्लीय दोनों, जिसको हम बोले उभयधर्मी ऑक्साइड, दोनों ही प्रकृति को दिखाएंगे। ये दोनों, ये दो जो उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड की जैसे मैंने पहले बताया, वे ऑक्साइड जो अम्लीय ऑक्साइड का भी व्यवहार करें और क्षारीय ऑक्साइड का भी व्यवहार करें, उसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ये दोनों का व्यवहार करेंगे। ये अगर हम एक उदाहरण को मैं डिटेल में बताऊं आपको तो देखो कैसे करेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखिए, सबसे जरूरी चीज, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन सी धातुएं बनाएंगी। दो उदाहरण दिए मैंने यहाँ पे, एक एल्यूमिनियम और दूसरी जिंक। ये दोनों धातुएं उभयधर्मी ऑक्साइडों का निर्माण करेंगी। उभयधर्मी कैसे है ये जानते हैं। ध्यान दीजिए इधर, देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड ये क्यों है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है। मैंने आपको बोला कि एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड है तो ये दोनों प्रकार का व्यवहार दिखाने वाला है। तो पहला व्यवहार देखते हैं हम इसका। मैं एक समीकरण लिख रहा हूं, आप देखिए, Al2O3 लिखा और इस Al2O3 को मैं क्या करूं, मैं इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दूं। और अगर इसने अम्ल के साथ अभिक्रिया करके इसने लवण और जल दे दिया, अर्थात न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस दे दी, उदासीनीकरण अभिक्रिया दे दी, तो ये वहां पे क्या कहलाएगा, क्षार बनेगा, क्षार की क्रिया करेगा इसका मतलब। तो देखो यहाँ पे ये हमने Al2O3 लिया है और मैं इसको HCl के साथ, HCl क्या होता है, HCl का कैसा गुण है, अम्लीय है ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल होता है, अम्लीय प्रकृति है यहाँ पे HCl की, ठीक है। तो अब HCl के साथ अभिक्रिया करवा देंगे इसको तो क्या बना देगा ये, देखो लवण और जल बना देगा, AlCl3 और जल H2O ये बना देगा।
संतुलित कर देंगे इसको। देखिए ये इस तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड और HCl अम्लीय है यहाँ पे। ये क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये क्या है, लवण, और ये क्या है, जल। तो लवण और जल का निर्माण हुआ, तो कब हुआ, जब हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया। तो यहाँ पे इसका क्या व्यवहार है, यहाँ पे इसका व्यवहार है क्षारीय। तो यहाँ पे ये क्षारीय प्रकृति दिखा रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस अभिक्रिया में क्षारीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। क्षारीय गुण जब अम्लीय गुण के साथ जुड़ेगा तो लवण और जल बनाएगा। देखिए आ गया, ये एक चीज आ गई। अब क्षारीय गुण दिखा दिया, चलिए अब अम्लीय गुण भी देख लें कि अम्लीय गुण कैसे दिखाएगा। तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, ध्यान दीजिए इधर एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया हमने, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अब की बार हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। यहाँ पे क्षार ले लेते हैं, एक NaOH क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए क्षारीय प्रकृति है इसकी, क्षारीय प्रकृति है। और ये इसके साथ अभिक्रिया करके जब Al2O3 NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। इसका नाम यहाँ पे याद रखिएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट ये बन जाएगा। और क्या बनाएगा, साथ में जल बनेगा। ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, लवण। तो क्या बनाया, जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्षारीय NaOH के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे तो हमारे पास बन गया था सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, और सोडियम एल्यूमिनेट के साथ साथ जल बना, तो वही लवण और जल बन गया ना। तो लवण जल बना तो यहाँ पे इसका गुण कैसा हो गया, कैसा व्यवहार किया इसने, यहाँ पे अम्लीय व्यवहार किया है। तो है तो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही, देखिए है ना, और व्यवहार दोनों कर रहा है। एक बार वो क्षारीय गुण दिखा रहा है और एक बार उसका जो व्यवहार है वो अम्लीय हो गया है। तो जब इस प्रकार से अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखाते हैं, जो ऑक्साइड, उन ऑक्साइड को क्या कहते हैं हम, उन ऑक्साइड को कहते हैं हम उभयधर्मी ऑक्साइड। उन ऑक्साइड को क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। चलिए ये हो गया हमारे पास। तो इनका विशेष रूप से ये परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। कोई भी एक या दो उदाहरण दे करके आप उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बताइए, तो वहां पे आप उदाहरण दे सकते हो और इसके बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। तो हमने दो उदाहरण जो है वो पढ़े, एक अतिक्रियाशील का पढ़ लिया और मध्यम दर से पढ़ लिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब हम आते हैं जो क्रिया नहीं करती है, अर्थात वे धातुएं जो अक्रियाशील है, उनका क्या होगा। हमारे पास धातु है, जैसे यहाँ पे मैंने ले ली गोल्ड, Au गोल्ड, इसको हम सोना कहते हैं, ठीक है, और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति है पर कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं दिखाएगा। इसी प्रकार से आप सिल्वर चांदी का ले सकते हो, प्लेटिनम का ले सकते हो, ये कोई अभिक्रिया नहीं करती। कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अतः प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने अध्ययन किया धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अतः बिल्कुल एक साधारण से वाक्य में आपको याद रखना होगा कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातुओं का ऑक्साइड बनाती है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होगी। चलिए इसके बाद जो हमारा दूसरा गुण है, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, इस गुण को हम भाग 2 के अंदर अध्ययन करेंगे, जो शीघ्र ही आपके सामने एजुसेट पर प्रसारित किया जाएगा। तो आप देखना ना भूलें, धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जल के साथ, अम्लों के साथ, धातु लवणों के साथ,
हम धातुओं की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप आज जो विषय हमने किया है इसको पुनः दोहराइए और अगर कोई समस्या है तो अपने अध्यापक से संपर्क करिए।